हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे मिल्क प्रोटीन के बारे में। मतलब मिल्क प्रोटीन क्या होता है। और पिछले वीडियो में हमने आपको मिल्क फैट और डेयरी केमिस्ट्री के बारे में कुछ हमने आपको बातें बता दी थी। कल मैंने बात की थी मिल्क फैट पर, ठीक है। आज हम बात करेंगे मिल्क प्रोटीन के बारे में। देखिए, जो आपका सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड, उसमें आपकी डेयरी केमिस्ट्री आती है। डेयरी केमिस्ट्री में आपका मिल्क फैट, मिल्क प्रोटीन, मिल्क विटामिन, मिल्क एंजाइम्स और उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे रसायन प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं के बारे में हम जो है पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि फैट के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 के नाम से, और उसमें मैंने लिख रखा है मिल्क फैट पार्ट 1, ठीक है। तो पहले उसे देख लें, उसके बाद हम बात करेंगे मिल्क प्रोटीन के बारे में। तो देखिए, मिल्क प्रोटीन क्या होता है। मिल्क प्रोटीन, देखिए, सबसे पहले मिल्क प्रोटीन को जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या होती है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन तो बाद में, पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन इज अ organic compound which is made in composition of different amino acid, ठीक है। यानी कि इसको यदि हम हिंदी में डिफाइन करें तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्रोटीन वह कार्बनिक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है और यह जो है क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। अब कार्बनिक पदार्थ का मतलब यह हुआ कि यह जो है कार्बन से मिलकर बना होता है। अब क्या यह सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है? यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मुख्यतः मेजर कंपोनेंट इसमें जो होते हैं वह आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। और उसके अलावा इसमें जो है आपका फास्फोरस, सल्फर और आयरन भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वह तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो प्रोटीन की खोज मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्रोटीन जो है वह आपका प्रोटीन शब्द दिया था किसने? वर्जीलियस ने। किसने दिया था? वर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। किसने दिया था? प्रोटीन शब्द वर्जीलियस ने दिया था। अब देखिए, प्रोटीन जो होती है उसकी यदि हम रासायनिक संरचना बनाए तो उसमें जो बंध होते हैं, बंध मतलब जो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड हिंदी में जैसे हम बंध बोलते हैं, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड आपके पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं या पेप्टाइड बंध कहलाते हैं, ठीक है। अब कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोटीन होती है वह जो है एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब है एमिनो एसिड। अब प्रोटीन जो है वह आपकी एमिनो एसिड से मिलकर ही बनी होती है। अब एमिनो एसिड क्या होता है, यहीं पर यदि हम बात कर लें एमिनो एसिड की, तो एमिनो एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो वे एमिनो एसिड जिनकी आवश्यकता हमें होती है और यदि उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उनके लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई देने लगते हैं, ऐसे अमीनो एसिड आपके एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। अब देखिए, नॉन एसेंशियल की यदि हम बात करें तो नॉन एसेंशियल जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वह जो है हमारे शरीर में होते तो हैं, लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए तो इनके लक्षण हमारे शरीर पर दिखाई नहीं देते हैं, वही आपके नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब देखिए, क्योंकि हमने एमिनो एसिड के बारे में यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने आपको बता दिया। अब हमने ये भी बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसमें कार्बन का यौगिक पाया जाता है, इसलिए इसमें कार्बन तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, इसलिए इसे हम कार्बनिक कहते हैं। बात हो गई। अब प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज मेड इन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, इसलिए हमने ऐसे बताया कि अमीनो अम्ल जो है वह दो प्रकार के होते हैं।
ताकि आपको पता चल जाए कि अमीनो एसिड होते क्या है। और इसमें जो यदि आपसे किसी ने पूछ दिया, आपने यही परिभाषा यदि किसी को बताई और उसने पूछ दिया कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो फिर तो इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, बात करते हैं आगे एमिनो एसिड। अब देखिए बहुलक जो है, ये आपका बहुलक शब्द, ये आपका जो बहुलक शब्द है, यह भी आपका किसने दिया था? यह आपका वर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। ठीक है, तो ये जो है आपकी, ये कुछ बातें हो गई आपकी किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं CHO&N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है कौन? प्रोटीन। ठीक है, अब ये तो थी आपकी सामान्य प्रोटीन की बात, सामान्य प्रोटीन जो कि मुख्यतः हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मिल्क केमिस्ट्री, मिल्क प्रोटीन है, यानी कि डेयरी केमिस्ट्री में हम पढ़ाई करते हैं जो आपकी मिल्क प्रोटीन की, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए मिल्क प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें तो मिल्क में मुख्यतः प्रोटीन, मेजर प्रोटीन तो मुख्य दुग्ध में, मिल्क में सिर्फ एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम केसीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मुख्यतः जो आपकी प्रोटीन होती है वह केसीन प्रोटीन होती है। किसमें? मिल्क में। ठीक है, अब केसीन के अलावा, यानी कि केसीन आपकी मेजर प्रोटीन होती है, केसीन के अलावा दो प्रोटीन और पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्ब्यूमिन और दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो एक प्रोटीन तो ये हो गई, दूसरी आपकी एल्ब्यूमिन, 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 और तीसरी जो है थर्ड नंबर वह है आपकी ग्लोब्यूलिन। क्या है? ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब देखिए केसीन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और उसके अलावा ग्लोब्यूलिन। अब इसके अलावा यदि हम बात करें, सबसे पहले हम केसीन प्रोटीन की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? केसीन प्रोटीन की। तो जो आपकी केसीन प्रोटीन होती है इसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस, पी संकेत होता है फास्फोरस का, तो फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए इसे हम फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। और यह जो है आपके कुल मिल्क में जो कुल प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि मिल्क में जो कुल प्रोटीन पाई जाती है वह कुल प्रोटीन का लगभग 80% होती है। कितना होती है? यह जो है केसीन, आपकी जो केसीन प्रोटीन होती है, यह मेजर प्रोटीन होती है। केसीन प्रोटीन आपकी 80% पाई जाती है। किसमें? मिल्क में। ठीक है, जब यह 80% आपके मिल्क में पाई जाती है तो देखिए इस केसीन प्रोटीन को अलग करने की एक विधि होती है जिसके बारे में शायद आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में। केसीन प्रोटीन को हम अलग करते हैं किसके कारण? एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके लिए एक मशीन या यंत्र होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इस मशीन को 200 आरपीएम पर घुमाया जाता है। कितने पर? 200 नहीं बल्कि 2000 आरपीएम पर, 2000 आरपीएम पर, यानी कि 2000 आरपीएम का मतलब होता है 2000 राउंड पर मिनट पर इसे घुमाया जाता है। ठीक है, इसमें दिए जाते हैं, तो उसकी जो इसकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन निकल के बाहर हो जाती है। अब प्रोटीन के साथ साथ इसमें वसा की कणिकाएं भी निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वसा की कणिकाएं। वसा की कणिकाओं को अलग करने के लिए मेनली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर वसा की कणिकाओं को निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर वसा की कणिकाओं के साथ साथ प्रोटीन भी निकलती है, तो इसलिए हमने इसका यूज प्रोटीन के लिए भी कर लिया। अब यहीं पर यदि हम बात करें कि यहाँ सिर्फ प्रोटीन निकलती है, नहीं, यहाँ पर प्रोटीन के साथ साथ वसा की कणिकाएं भी निकलती हैं। अच्छा, यहीं पर एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी वसा की कणिकाएं होती हैं वो बाहर निकलती है किसके कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि जो आपका फैट होता है उसको हम होमोजेनाइजेशन के द्वारा वसा की कणिकाओं को हम तोड़ लेते हैं, यानी कि फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे भागों में हम तोड़ लेते हैं। तो जो छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है वह किस क्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है आपका होमोजेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? होमोजेनाइजेशन के द्वारा। तो इसमें जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं होमोजेनाइजर। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजर कहते हैं। ठीक है, ये आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो होमोजेनाइजेशन क्रिया होती है जिसमें एक यंत्र होता है होमोजेनाइजर, इसमें वसा की कणिकाओं को तोड़ा जाता है। वसा की कणिकाओं का आकार लगभग 1 माइक्रोन से 8 माइक्रोन या 2 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, तो इसमें तो वसा की कणिकाओं को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में दूध से
दुग्ध से यानी कि मिल्क से वसा को अलग किया जाता है और वसा के साथ साथ प्रोटीन को भी अलग किया जाता है। इस विधि को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बात होगी आपकी केसीन की। इतनी बात आपकी केसीन की हो गई। केसीन के बाद यदि हम बात करें एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है यह आपकी क्या है, तो जो आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है यह दूध में पाई जाती है। तो जो दूध में पाई जाने वाली एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं लैक्टो एल्ब्यूमिन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैक्टो एल्ब्यूमिन। देखिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन की यदि हम बात करें तो यह मेजर प्रोटीन होती है किसकी, अंडे में पाई जाने वाली, एग में पाई जाने वाली जो मेजर प्रोटीन होती है वह एल्ब्यूमिन ही होती है। तो यहाँ पर तो इसका सेकेंडरी रोल है किसमें, मिल्क में, लेकिन जो एग में मेजर प्रोटीन होती है वह आपकी एल्ब्यूमिन ही होती है। ठीक है, तो देखिए लैक्टो एल्ब्यूमिन अब ये कहां पर पाई जा रही है, मिल्क में, तो इसीलिए इसे लैक्टो एल्ब्यूमिन कहा जाता है। अब लैक्टो एल्ब्यूमिन को मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। इसके कई रूप होते हैं, तो इसके कई रूप होते हैं इसलिए इसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर आता है आपका अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, और उसके बाद बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन, बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन, और उसके बाद आपका अगला आता है ब्लड सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, इन तीन भागों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन को बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है किसके द्वारा, इन 3 जो आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है इन 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, यानी कि मुख्यतया यदि हम बात करें एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वह आपकी मिल्क में लगभग 0.5 से 0.7% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.5 से 0.7% तक आपकी पाई जाती है किसमें, मिल्क में। ठीक है, अब जब यह इतनी पाई जाती है तो टोटल एल्ब्यूमिन प्रोटीन का यह आपकी टोटल एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब इस टोटल प्रोटीन का जो आपकी लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वह जो है आपकी कितनी पाई जाती है, लगभग 15 से 20% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 15 से 20% आपकी टोटल प्रोटीन का, टोटल एल्ब्यूमिन प्रोटीन का 15 से 20% पाया जाता है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन लगभग 50 से 60% होती है टोटल एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। ठीक है, 50 से 60%। और जो आपकी ब्लड सीरम एल्ब्यूमिन होती है वह आपकी 5 से 6% होती है। ओनली ऑन 5 से 6% जो है आपकी यह प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि जो आपकी प्रोटीन होती है, इसके बाद जो आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन यह जो है आपकी दुग्ध में पाई जाती। अच्छा, जो लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन यह आपकी ब्लड में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ब्लड में। तो यह ब्लड की प्रोटीन, ब्लड एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और जो आपकी मिल्क एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वह लगभग काफी अलग अलग होती है। कैसी, काफी भिन्नता पाई जाती है इनमें, लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन में और आपके ब्लड एल्ब्यूमिन प्रोटीन में काफी भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काफी भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जो आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है यह कहां, अभी हम कहां पर बात कर रहे हैं, मिल्क में। तो इसीलिए इसे भी लैक्टो एल्ब्यूमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैक्टो ग्लोब्यूलिन कहा जाता है, लैक्टो ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। तो जो लैक्टो ग्लोब्यूलिन कहा जाता है किसके कारण, क्योंकि यह जो है किसमें पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, अब जो आपकी लैक्टो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है और आपकी जो ब्लड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है वह जो है आपस में काफी समानताएं रखती है। क्या रखती है, काफी समानताएं रखती है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो है दुग्ध में सिर्फ और सिर्फ 0.1% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 0.1% पाई जाती है। ठीक है, अब जो हमने आपको बताया कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन मिल्क में किस फॉर्म में पाई जाती है, तो कोलोइडल के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, कोलोइडल
के रूप में पाई जाती है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था फैट, तो आपका जो फैट होती है वह मिल्क में इमल्सन के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? इमल्सन के रूप में। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके खनिज लवण लवण होते हैं, मींस मिनरल्स होते हैं, तो जो आपके मिनरल्स होते हैं वह किस रूप में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं आपके सॉल्यूशन के रूप में। किसके रूप में? सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके मिनरल्स होते हैं वह सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन होती है वह कोलॉइडल अवस्था में पाई जाती है, और जो आपका फैट होता है वह जो है आपके इमल्सन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी आपकी मिल्क प्रोटीन की। अब देखिए मिल्क प्रोटीन, तो मिल्क प्रोटीन को ज्ञात करने के लिए यदि हम चाहें कि किसी भी भोज्य पदार्थ से उसमें कितनी प्रोटीन है उसको यदि हम ज्ञात करें, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रोटीन बराबर, प्रोटीन को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब बोले क्या फॉर्मूला होता है? तो नाइट्रोजन यदि आपको दिया हुआ है तो नाइट्रोजन में गुणा कर दें 0.25 का, कितने का? 6.25 का, नाइट्रोजन इंटू 6.25 यदि हम कर देते हैं तो वहां पर आपकी प्रोटीन निकल के आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रोटीन निकल के आ जाती है। अब यदि हम कुल प्रोटीन में, मिल्क में से यदि हम केसीन प्रोटीन को सिर्फ निकालना चाहें, तो केसीन प्रोटीन को निकालने के लिए, केसीन प्रोटीन को निकालने के लिए नाइट्रोजन इंटू 6.35 का गुणा किया जाता है। कितने का? 6.35 का गुणा किया जाता है, या फिर यहाँ पर 35 ना करके 38 कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। नाइट्रोजन इंटू 6.38। ठीक है, ये आपका केसीन को निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन के यदि हम बात करें प्रोटीन का महत्व, या फिर प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंस या फिर फंक्शंस, क्या क्या कार्य होते हैं प्रोटीन के, तो उसके बारे में यदि चाहे तो आप इसको लगातार आप नोट करते रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो इसका फंक्शंस क्या क्या होते हैं प्रोटीन के, और क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में यदि हम बात करें। और इसमें जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन के लिए हम आपको एक टेस्ट बताएं। नाइट्रोजन को निकालने के लिए, यदि प्रोटीन से आपको नाइट्रोजन निकालनी है, क्या निकालनी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक विधि आती है जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड, देखिए नाइट्रोजन को ज्ञात करने के लिए अभी तक सिर्फ यही एक विधि बताई गई है जिसे हम कहते हैं जेल्डाल मेथड। जेल्डाल एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है एक फ्लास्क बनाया। क्या बनाया? इन्होंने एक फ्लास्क बनाया, फ्लास्क बनाया, और इस फ्लास्क से ही यह नाइट्रोजन टेस्ट किया करते थे। नाइट्रोजन टेस्ट इस फ्लास्क से ही करते थे। तो जब बनाया किसने? जेल्डाल ने। तो इसी, और क्या बनाया? एक फ्लास्क बनाया, तो इसीलिए इसे जेल्डाल फ्लास्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेल्डाल फ्लास्क। तो जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा ही क्या नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे कि नाइट्रोजन टेस्ट किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो जेल्डाल मेथड, या फिर किस फ्लास्क के द्वारा किया जाता है, तो जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी बात नाइट्रोजन की। अब देखिए बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस के बारे में। प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और प्रोटीन के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, उन पर थोड़ी सी नजर एक डाल लेते हैं। देखिए प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है कि जो आपने आपने देखा होगा जो आपका शरीर होता है, तो बॉडी में, बॉडी को बनाने का कार्य करता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन जो है बॉडी को बनाने का कार्य करता है, काफी अच्छा उसका रोल होता है प्रोटीन का। जैसे आपने देखा होगा जो जिम जाने वाले जो लड़के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट। ठीक है, तो सप्लीमेंट में आपने यदि उसका कंटेंट कभी पढ़ा हो, तो कंटेंट में आपको देखेगा कि कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जो बार्ले होता है उसकी चोकर, ठीक है, तो उसका बनाया हुआ होता है। कई प्रकार के उसमें सप्लीमेंट या कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, विटामिन की अधिकता होती है, और उनको इसी फॉर्म में दिया जाता है ताकि बॉडी पर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है, तो प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। जिस प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, बिल्डिंग मटेरियल में जैसे आपका सीमेंट होता है, सीमेंट कार्य करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रोटीन कार्य करती है। अच्छा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। क्या है? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है,
तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी कि प्रोटीन शरीर को बनाने का कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन इसके अलावा और क्या करती है, तो प्रोटीन आपने देखा होगा जो नए ऊतक होते हैं, नए ऊतक आपने नहीं देखा होगा, सॉरी आपने देखा होगा से मतलब नए ऊतक जो होते हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है, उनका निर्माण करती है नए ऊतकों का, ठीक है। और जो ऊतक टूट फूट जाते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियां होती हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है, जोड़ने का या उनकी मरम्मत करने का, या उनकी मरम्मत करने का, या ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करती है कौन, हमारी प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा शरीर में इसका रोल जो है लगभग, यह शरीर में कितनी पाई जाती है, शरीर में यह लगभग 17 से 20% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, लगभग 17 से 20% तक हमारे शरीर में पाई जाती है। टूटे फूटे ऊतकों का निर्माण करती है और शरीर में ऊर्जा भी देती है। क्या देती है, शरीर में ऊर्जा देती है, मतलब एनर्जी देती है। क्या देती है, शरीर में एनर्जी को देती है, ठीक है, शरीर में एनर्जी को देती है। और उसके अलावा यदि हम बात करें आपकी बाल, जो आपके हेयर होते हैं, बाल कोमा नाखून कोमा त्वचा, इन सभी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है और प्रोटीन इन्हें प्रोटीन बनाने का कार्य करती है, ठीक है, प्रोटीन इन सभी को बनाती है। उसके अलावा शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कैप्सूल होता है, कैप्सूल, कैप्सूल में ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है, कैप्सूल में ऊपर कवर लगा हुआ होता है, उस कवर को यदि आप पानी में डालें तो वह कुछ समय बाद वह जो कवर होता है वह घुल जाता है। वैसे आपको लगेगा कि प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली प्लास्टिक नहीं होता है, वह जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे हम जिलेटिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वह जो है एक जिलेटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, वह जो है एक जिलेटिन प्रोटीन होती है। तो जिलेटिन प्रोटीन का कार्य होता है कैप्सूल को बनाना, या उसका प्रयोग हम करते हैं कैप्सूल को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वह हम कंज्यूम करते हैं, तो जैसे ही हमारे पेट में या स्टमक में जाता है, तो स्टमक में जाने के बाद वह जो है घुल जाता है, ठीक है। तो यदि आपने कभी नहीं किया हो तो आपके पास कोई कैप्सूल हो तो उसे डाल के देखना पानी में, और कुछ समय बाद घुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जिलेटिन का कार्य, जिलेटिन प्रोटीन का कार्य करती है ऊपर उसकी जो परत होती है। अब जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं वह यदि हम अपने पशुओं को खिलाते हैं तो उससे जो है दुग्ध की मात्रा बढ़ जाती है, दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है, ये तो है आपका प्रोटीन का इंपॉर्टेंस। लगभग आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन का क्या रोल होता है हमारे शरीर में और जो है जानवरों के, पशुओं के शरीर में, एनिमल लाइव स्टॉक, ठीक है। ये हो गई आपकी प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन जो होती है, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लें कि जो आपकी कच्ची प्रोटीन होती है, कच्ची प्रोटीन, कच्ची प्रोटीन से मतलब है क्रूड प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रूड प्रोटीन। तो जो आपकी क्रूड प्रोटीन होती है वह दो प्रकार की होती है। पहले तो आपका नंबर एक ट्रू प्रोटीन, नंबर एक ट्रू प्रोटीन, और ट्रू प्रोटीन के बाद दूसरी आती है आपकी नॉन प्रोटीनस, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस सबस्टांसेस, सबस्टांसेस, ठीक है। तो ये जो है आपके ट्रू प्रोटीन होती है और नाइट्रोजन सबस्टांस। अब देखिए जो आपके नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सबस्टांसेस जो होते हैं, इनका प्रयोग या इनका पाचन सिर्फ और सिर्फ जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु ही कर पाते हैं, जुगाली करने वाले पशु ही कर पाते हैं। तो जो आपके जुगाली करने वाले पशु होते हैं वही किसका, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सबस्टांसेस का पाचन जुगाली करने वाले पशु ही कर पाते हैं, ठीक है। तो जो आपके अब बोले जुगाली करने वाले पशु कौन से होते हैं, तो जो आपके जुगाली करने वाले पशु का मतलब होता है जो रोंथने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि रोमांथकारी। अब बोले रोमांथकारी यानी कि जो मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन की प्रक्रिया करते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। अब मैस्टिकेशन क्या होता है, तो हम आपको सरल सीधी भाषा में बताएं। आपने देखा होगा कि जब पशु कोई भोज्य पदार्थ को खाता है, भोज्य पदार्थ को खाने के बाद वह सीधा सीधा निगल लेता है, उसको चबाता नहीं है। चबाता वह कब है, जब वह फुर्सत में होगा, टाइम वेस्ट नहीं करता है। उसको खाने के बाद जल्दी यहाँ से उसके रूमेन में चला जाता है। रूमेन में जाने के बाद जब वह एकांत में बैठता है तो वह उसका मुंह कुछ इस प्रकार से चलाता है, ठीक है। तो चलाने के बाद मुंह जब चलाता है तो वह रूमेन से फिर से अपने
माउथ में उस चीज को उस भोज्य पदार्थ को लाता है, तो उस भोज्य पदार्थ को लाने की क्रिया गार्गेशन कुछ करके है, शायद एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, गार्गेशन करके, गार्जिगेशन ऐसे कुछ है, वह क्रिया गार्जिगेशन कहलाती है। और जो रोंथने की प्रक्रिया होती है उसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। तो आपने देखा होगा उसका उसका वह फिर पाचन दोबारा से करते हैं, जल्दी जल्दी से घास को या फिर जो भोज्य पदार्थ होता है उसे खा लेते हैं, खाने के बाद फिर बाद में जब बैठते हैं तो उसका मैस्टिकेशन अच्छी तरीके से करते हैं। यही होते हैं आपकी जुगाली करने वाले पशु, यही कहलाते हैं जुगाली करने वाले पशु। तो जुगाली करने वाले पशु ही नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सबस्टांसेस का प्रयोग ही कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोटीन, कच्ची प्रोटीन और जो है इससे रिलेटेड कुछ टर्म। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि आप थोड़े एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छात्र हैं, तो हम आपको बता दें, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन जो होती है वह सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में अलग मात्रा में पाई जाती है और अलग अलग प्रोटीन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं व्हीट से। तो जो आपकी व्हीट होती है, व्हीट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? व्हीट में ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है। हो सकता है आपसे शायद पूछ दे, तो व्हीट में ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लूटेन, जिसके कारण रोटी हमारी फूलती है, ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही फूलती है। राइस, राइस में ऑराइजेनिन प्रोटीन पाई जाती है या ऑराइजिन प्रोटीन पाई जाती है। जो आपकी यह होती है यह 11.5% होती है, 11.5% होती है। धान में मीन्स राइस में आपकी 6 से 7% होती है। आपकी बार्ले, बार्ले मतलब जौ, तो जौ में जो है आपकी हार्डियम, हार्डियम प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन, सोयाबीन में जो है आपकी ग्लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा दाल में जितनी भी आपकी दालें होती हैं उनमें जो है आपकी लेग्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, लेग्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में, एग में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा मांस जो आपका मीट होता है उसमें मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है या मियोसिन प्रोटीन पाई जाती है, मियोसिन, हाँ मियोसिन प्रोटीन पाई जाती है। और मियोसिन के अलावा एल्ब्यूमिन, रुधिर में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। रुधिर में एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दोनों प्रोटीन पाई जाती है किसमें? रुधिर में। इसके अलावा आंख की प्रोटीन जो होती है, आंख की प्रोटीन, तो आंख में पाई जाने वाली प्रोटीन आपकी रोडोप्सिन होती है, रोडोप्सिन होती है। और आंख के लेंस में जो प्रोटीन होती है उसे हम कहते हैं सिट्रुलिन। कौन सी? सिट्रुलिन प्रोटीन। तो ये तो थी कुछ जानकारी आपसे जुड़ी हुई प्रोटीन के बारे में, तो इनको एक नजर में आप याद कर लेना ताकि आपको थोड़ा सहूलियत होगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बात आज की प्रोटीन की। मिल्क प्रोटीन लगभग आपको समझ में आया होगा। तो इसके नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय पर हम आपको जो है ज्वाइन प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपने अभी तक वो चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लें। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।